गुड मॉर्निंग। मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि इस कोरोना के पीरियड में आप सभी सुरक्षित और सकुशल होंगे और अपने अध्ययन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो हमारे महाविद्यालय के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने 2 सीरीज़, जो कि एक तो जिला दर्शन थी, इसमें हम कुछ जिलों का अध्ययन कर चुके हैं, और द्वितीय राजस्थान के इतिहास की सीरीज़ जो है उसके अंतर्गत हम आमेर के कछवाहा राजवंश के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम एक जनजाति जो कि बुंडा जनजाति के नाम से जानी जाती है और हाल ही में चर्चा का विषय है, उसका अध्ययन हम करेंगे। बुंडा जनजाति। बुंडा जनजाति मात्र सत्तात्मक समाज है। इतिहास में यदि हम दृष्टिपात करें तो मात्र सत्तात्मक के अंश हमें सैंधव सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है, के अंतर्गत देखे जा सकते हैं, और दूसरा कुछ हद तक सातवाहन काल में भी हमें दिखाई देते हैं। यह जनजाति ओडिशा के खैरापुट विकास खंड में छोटी छोटी झोंपड़ियों में पाई जाती है। ये मनकानगिरी के निवासी हैं। इनकी आबादी लगभग 7,000 के आसपास है। कोविड-19 महामारी इस आदिवासी समुदाय तक पहुंच चुकी है और इसके 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण ये हाल ही में चर्चा में रही। समुदाय के सुरक्षा के लिहाज से ये चिंताजनक माना जा रहा है। क्या है बुंडा जनजाति, इसके विषय में हम कुछ तथ्यों के जान लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। बुंडा आदिवासी ये ऑस्ट्रो एशियाटिक जनजातीय समूह के सदस्य हैं जो प्राचीन काल में पलायन करके जयपुर पहाड़ियों के जंगलों में बस गए थे। यह समुदाय विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह जैसे पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की श्रेणी में आता है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से हुए सबसे पहले पलायन का हिस्सा थे। यह जनजाति समूह भारत के जंगलों में बसने वाला पहला जनजातीय समूह था। अब इन्हें ओडिशा के अतिरिक्त पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी देखा जा सकता है। ये ओडिशा में पहले तो कुछ जिलों तक ही सीमित थे और अब इन्हें आंध्र प्रदेश में भी देखा जा सकता है। अन्य समुदाय की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर इनमें कम होती है। अब इस समुदाय के लोग आजीविका के लिए शहरों में भी जाने लगे। पहले ये सिर्फ जंगलों पर ही निर्भर रहते थे। इनकी भाषा रेमो है, जो कि मुंडारू समूह से संबंधित ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आती है। इनका पहनावा, महिलाएं आधे ढके कपड़े और शरीर पर विभिन्न छल्ले तथा हार पहनती हैं, जिसको हम इन चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ आधे ढके कपड़े हैं, छल्ले हैं और हार ये लोग पहनते हैं। पुरुष अपने साथ धनुष व तीर लेकर चलते हैं। यह समुदाय 3 भागों में विभाजित है: ऊपरी बुंडा, निचले बुंडा और गडावा बुंडा। आइए हम जान लेते हैं कि ऊपरी बुंडा, निचले बुंडा और गडावा बुंडा क्या है। ऊपरी बुंडा या बारा जांगर समूह में ये लोग समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ढलान वाले क्षेत्र में रहते हैं। निचले बुंडा ये तलहटी में रहते हैं और गडावा बुंडा ये ऊपरी बुंडा के समान ऊंचे स्थानों पर निवास करते हैं। डूंगर चास बुंडा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि डूंगर चास कहलाती है।
स्थानांतरित कृषि मतलब कुछ दिनों तक एक जगह खेती करते हैं, वहाँ पर यदि भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो थोड़े दिनों बाद दूसरी जगह खेती करना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। मतलब एक जगह हमेशा के लिए एक पर्टिकुलर स्थान पर खेती ना करके थोड़े थोड़े दिनों बाद वो स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। तो यहाँ कौन सी प्रचलित है? डोंगर चाष। PVTGs। पिछली स्लाइड्स में हम देख चुके हैं कि PVTGs का फुल फॉर्म क्या है। अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या है और क्यों इसमें रखा जाता है। ऐसे आदिवासी समुदाय जो प्राचीन कृषि पद्धति को अपनाए हुए हैं, जिनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या कम हो रही है, उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ साक्षरता का स्तर निम्न होने के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है। साक्षरता तो कम है ही सही, लेकिन उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो भी कमज़ोर है। गृह मंत्रालय द्वारा 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में 75 आदिवासी समूह को PVTGs में रखा गया है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय इनके लिए विकास योजनाएं लागू करता है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास नियुक्त हुए हैं। ये 1983 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। 31 मई 2020 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में ये सेवानिवृत्त हुए थे और इन्हें इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अब आइए हम जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण क्या है। यह प्राधिकरण वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में है। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य वित्तीय उत्पादों जैसे प्रतिभूतियों, जमा या बीमा, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के अनुबंधों को विनियमित करना होगा, जिन्हें पहले किसी IFSC में से किसी भी उपयुक्त नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया हो। 9 सदस्यीय प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों में अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य, RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA के एक सदस्य और खोज समिति की सिफारिश के आधार पर 2 सदस्य शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कॉरपोरेट्स, व्यक्तियों और सरकारों को फंड जुटाने की सेवा प्रदान करेगा। यह वैश्विक कर प्रबंधन, धन प्रबंधन, विलय, जोखिम प्रबंधन, संचालन आदि पर भी फोकस करेगा।